नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के रोड मैप की, जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख की, जानेंगे महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर क्या बोला कोर्ट, राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से वसुंधरा ने क्यों बनाई दूरी, बात करेंगे ईवीएम में होने वाले बदलाव की, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच छिड़े विवाद की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बस यात्रा निकालेगी पार्टी, बेलगावी से होगी अभियान की शुरुआत। दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, जल्द चलेंगी इंटरसिटी प्रीमियम बसें, लंबे समय से हो रही थी मांग। इतिहास बनाने की कगार पर विराट कोहली, गुवाहाटी वनडे में श्रीलंका के खिलाफ विराट ने लगाया 45वां शतक, घरेलू वनडे शतक में की सचिन तेंदुलकर की बराबरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 631 अंकों की गिरावट के साथ 60,115 पर हुआ बंद, निफ्टी 187 अंकों की गिरावट के साथ 17,914 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में आज आखिरी दिन था। अब यात्रा नए राज्य पंजाब में प्रवेश करेगी, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपना रोड मैप भी जारी कर दिया है। तो क्या है पंजाब में यात्रा का रूट प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा अब नए राज्य पंजाब में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में अभी से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं राज्य में प्रवेश से पहले राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे, जहां राहुल गांधी पगड़ी में नजर आए और राहुल का ये अवतार छा गया। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद राहुल गांधी पंजाब में पदयात्रा का आगाज करेंगे। बता दें कि स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद राहुल वापस अंबाला चले गए और अब कल यानी 11 जनवरी की सुबह दिल्ली अमृतसर NH1 पर शंभू बॉर्डर से पंजाब में उनकी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। राहुल की यात्रा में अमृतसर का रूट नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए अलग से समय निकाला। वहीं आज हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी दिन है, जिसके बाद यात्रा पंजाब में प्रवेश कर जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और यात्रा का रूट मैप भी कांग्रेस ने जारी कर दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का रूट प्लान बताया। कल सुबह 6 बजे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिरहिंद माथा टेकने के बाद 6 बजे 6:30 बजे फ्लैग सेरेमनी होगी। वो बस स्टैंड के पास सिरहिंद पे होगी। आपको लोकेशन में साझा कर दूंगा ट्विटर पे। 7 बजे कल पदयात्रा शुरू होगी। 10 बजे हमारा मॉर्निंग ब्रेक होगा खालसा ग्राउंड मंडी गोविंदगढ़ पे। 3:30 बजे फिर पदयात्रा शुरू होगी और शाम का हमारा ब्रेक होटल ग्रीनलैंड खाना उसके पास हमारा ब्रेक होगा खाना और ये कल का हमारा पंजाब का प्रोग्राम रहेगा, वो मैंने आपसे साझा किया है। वहीं आज हरियाणा में यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी को पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर का साथ मिल गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने हरियाणा में यात्रा के आखिरी दिन की कई तस्वीरें साझा करते हुए हरियाणा की जनता का धन्यवाद भी किया। वहीं हरियाणा में राहुल गांधी को किसानों का भी साथ मिल गया था, जो यात्रा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। राहुल गांधी पंजाब में एंट्री से पहले अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। पंजाब से होते हुए यात्रा पहाड़ी राज्य हिमाचल में प्रवेश करेगी। वहां भी यात्रा की तैयारियां जोरों से हो रही हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तो इस समय हलचल मची हुई है, क्योंकि जोशीमठ में रह रहे लोगों के घरों में पड़ी दरारें बढ़ती जा रही हैं और लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। तो क्या बोला कोर्ट, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जमीन धंसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटा है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। इन्हीं के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं है। ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। एक्सपर्ट्स की एक टीम दरार वाले मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी है। जोशीमठ में अब तक 81 प्रभावित परिवारों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक 678 मकानों में दरारें आने की पुष्टि हो चुकी है। इधर एनटीपीसी ने कहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का
जोशीमठ में हो रहे लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि जोशीमठ में लैंडस्लाइड के लिए एनटीपीसी के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदी गई, जिस वजह से शहर धंस रहा है। हालांकि एनटीपीसी ने इन बातों को खारिज कर दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। जोशीमठ के मामले पर 16 जनवरी के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती। इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को करेगा। ऐसे में जोशीमठ में अपने घरों को छोड़कर जाना लोगों की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है। तो वहीं सरकार के सामने इन लोगों को दोबारा बसाने की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और अब 16 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र सियासी संग्राम को लेकर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी सुनवाई टल गई। तो अब कब होगी मामले में अगली सुनवाई और विपक्ष की क्या रही प्रतिक्रिया, देखिए खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जब से शिंदे ने उद्धव से बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी संग सरकार बनाई है, तब से शिवसेना के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। शिवसेना के चिन्ह को जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद का बताते हैं, वहीं शिंदे गुट भी दावा ठोकता है। इस तकरार के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा। आज एक बार फिर इस विवाद को लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जहां उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिकाओं पर सुनवाई को 14 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि हम इस पर 14 फरवरी को सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत पहले इस पर दलीलें सुनेगी कि मामले की सुनवाई 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए या 5 न्यायाधीशों की पीठ को। दरअसल आज सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने संकेत दिया था कि वो इस मामले की सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ की आवश्यकता पर बहस करना चाहते हैं। अब उनकी ये सिफारिश अगली सुनवाई में देखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट से तकरार के बीच आज राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता गिरीश महाजन के बयान को लेकर विरोधी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता के बयान से एक बात तो साफ है कि शिवसेना में दरार बनाने का बीजेपी का पुराना सपना था। इसमें शरद पवार का कोई हाथ नहीं था। आखिरकार बीजेपी के पेट में जो था वो बाहर आ गया। अब संजय राउत ने गिरीश महाजन के बयान पर जमकर भड़ास निकाली है, जिससे सियासी पारा गरमाना तय है। सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को करेगा। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम गहराता जा रहा है। वैसे सियासत तो राजस्थान की भी गरमाई हुई है, जिसकी वजह है राजस्थान बीजेपी में जारी अंदरूनी मनमुटाव, जो आज एक बार फिर देखने को मिला है। आखिर क्या है मामला जिसने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, देखेंगे रिपोर्ट में। राजस्थान में राज करने के लिए बीजेपी लगातार दम भर रही है, लेकिन पार्टी किस चेहरे के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी ये अभी तक साफ नहीं है। कभी राजे खुद को आगे बताती हैं, तो कभी पुनिया के समर्थक हुंकार भरते हैं। ये तकरार अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्दीक बीजेपी की बैठक ही कर रही है, जिसमें वसुंधरा राजे नदारद रही। दरअसल प्रदेश में 23 जनवरी को विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। ये वर्तमान सरकार का आखिरी बजट सत्र है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ेगी। इसी सत्र में बीजेपी पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली की उपलब्धता जैसे मुद्दों को लेकर सड़क और सदन में हल्ला बोल करेगी। इसी रणनीति को बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम माथुर इसमें शामिल नहीं हुए। वहीं बैठक के बाद प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बैठक में जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभा का प्रेजेंटेशन दिया गया। यात्रा सफल रही और जनता में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है, इस पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ ही अरुण सिंह ने राजे की मीटिंग में न आने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो जयपुर से बाहर है। अब भले ही पार्टी के नेता सफाई दे रहे हो, लेकिन ये गैर मौजूदगी कलह की ओर इशारा कर रही है। वैसे भी कई मौकों पर राजे पूनिया से दूरी बनाती नजर आई है। अब ये दूरी चुनाव में बीजेपी को जीत के सपने से दूर कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान कैसे दिग्गजों के बीच आई दरार को खत्म करते हैं। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन अंदरूनी कलह की तस्वीर सामने आ गई। अब राजस्थान में इसी साल चुनाव है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर मची खलबली ने पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। अब पार्टी तैयारियों पर फोकस करे या कलह पर। वैसे चुनाव की तैयारियों में तो चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, क्योंकि इस साल 10 राज्यों में चुनाव है। क्या है आयोग की तैयारी, देखिए रिपोर्ट में। साल 2023 चुनावों का साल है। ऐसे में जहां राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं चुनाव आयोग की भी सरदर्दी बढ़ी हुई है, क्योंकि आयोग चुनावी राज्यों में तैयारियों में लग गया है। इस बीच अब चुनाव आयोग की तरफ से
कुछ घोषणाएं की गई हैं। साथ ही कुछ बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदान की आयु और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता लाने पर अपनी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में बदलाव करने की भी बात की है। चुनाव आयोग ने न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य पैनल में आपत्ति व्यक्त करने के साथ समिति को बताया कि उसने ईवीएम का एक विश्वसनीय और संशोधित संस्करण विकसित किया है। चुनाव आयोग अगले सप्ताह विज्ञान भवन में सभी पार्टियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी देगा। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम में घोटाले के आरोप बार बार लगाए जाते हैं। इन्हीं आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि संसदीय पैनल ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 24 से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है, जबकि उच्च सदन निकायों के लिए इसे 30 से घटाकर 25 किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने संसदीय पैनल के सामने कहा कि वह मतदान की आयु और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता लाने पर सहमत नहीं है। इसके अलावा आयोग के प्रतिनिधि ने पैनल को ये भी बताया, ईवीएम को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए उसने मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से 28 दिसंबर को सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में लिखा था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया है। मशीन स्टैंड अलोन होगी और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। इसके जरिए गृह निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पंजीकरण कराने के बाद प्रवासी मतदाता विभिन्न स्थानों पर विशेष दूरस्थ मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने में सक्षम होंगे। आरवीएम एक समय में 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होगा। आयोग 16 जनवरी को विज्ञान भवन में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले इस आरवीएम का प्रेजेंटेशन देगा और बाद में स्थायी समिति के समक्ष भी इसका डेमो दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान की आयु और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता लाने पर अपनी आपत्ति जताई है। आपत्ति तो तमिलनाडु सरकार ने जताई है राज्यपाल के तमिलनाडु को तमिझगम कहने पर, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब चेन्नई में गेट आउट रवि के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु में राज्यपाल और सीएम स्टालिन के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन यह खुलकर सबके सामने आ गया। तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु का नाम बदलकर तमिझगम किया था, जिसके बाद सदन में ही उनका विरोध होने लगा और राज्यपाल को वॉकआउट करना पड़ा। इस घटना के बाद आज चेन्नई में गेट आउट रवि के कई पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। ये पोस्टर बल्लूवर कोट्टम और अन्ना सलाई में दिखाई दिए, जिन पर लिखा हुआ था ट्विटर नंबर 1 ट्रेंडिंग #गेटआउटरवि। इसके अलावा तमिलनाडु की जगह तमिझगम नाम के इस्तेमाल को लेकर भी लेफ्ट पार्टियां राज्यपाल पर निशाना साध रही हैं। राज्यपाल के तमिझगम नाम के इस्तेमाल के खिलाफ थानथाई पेरियार द्रविड़ कजगम सड़क पर उतर आई है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोयम्बटूर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल आरएन रवि को उनके पद से हटाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला भी फूंका। ये पूरा बवाल राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर है। उनके अभिभाषण पर इतना हंगामा हुआ कि राज्यपाल को भाषण अधूरा छोड़कर ही विधानसभा से जाना पड़ा। दरअसल राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य का नाम ही बदलने को कह दिया। उन्होंने कहा इस राज्य का नाम तमिलनाडु की बजाय तमिझगम होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की, कहा कि राज्यपाल यहाँ आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके बाद तो राज्यपाल पर आरोपों की झड़ी लग गई। राजनीतिक दलों ने कहा कि राजभवन से बीजेपी का एजेंडा चलाया जा रहा है। राज्यपाल कहते हैं कि पिछले 50 सालों में द्रविड़ दलों ने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। हम राज्यपाल से कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी के दूसरे प्रदेशाध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर दे। वैसे भी ये नागालैंड नहीं, प्राउड तमिलनाडु है। बता दें राज्यपाल आरएन रवि के पास नागालैंड का भी प्रभार है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारी की। बजट 2023 को लेकर मोदी सरकार काफी चिंता में नजर आ रही है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलने वाला है। इस दौरान विपक्ष गिरती अर्थव्यवस्था, गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में पीएम मोदी भी अपने बचाव के लिए 13 जनवरी को अर्थशास्त्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। तो क्या होंगे इस बैठक के मुद्दे, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2023 के बजट को जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करने वाली हैं। ये बजट 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी चिंतित दिख रहे हैं।
शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने 13 जनवरी को नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 का ये आम बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। देश में घटती डिमांड के कारण इस चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7% तक रहने का अनुमान है। पिछले साल सरकार का यह अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.5% तक बढ़ेगी, जो कि आरबीआई ने घटाकर 6.8% कर दी। माना जा रहा है कि भारत की चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहेगी। ऐसे में भारत सऊदी अरब से पीछे रह जाएगा, जिसकी जीडीपी इस वित्त वर्ष में 7.6% रहने का अनुमान है। वहीं जुलाई सितंबर की तिमाही की बात करें तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 8.7% के हिसाब से बढ़ी थी। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान केवल 6.3% के हिसाब से बढ़ी है। गौरतलब है कि आम बजट में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 31 जनवरी 2023 को संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। साल 2024 चुनावी साल है, तो चुनावों के बाद ही अब सरकार पूर्ण बजट पेश कर पाएगी। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर संसद में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि विपक्ष कई सवालों के साथ मोदी सरकार पर हमलावर रहने वाला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।